क्लास 10। कल क्लास में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन खत्म कर दिया था। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हमने एपी बोला, एपी का मतलब ये होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अगर हम कुछ नंबर्स लिखें 5, 8, 11, 14, 17, इसमें हम देख सकते हैं कि हर सेट ऑफ नंबर्स में हर नंबर में हमने 3 प्लस किया हुआ है। जैसे 2 में हमने 3 प्लस किया तो 5 आया, 5 में हमने 3 प्लस किया तो 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, 14 में 3 प्लस कर दिया तो 17। मतलब हर नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो हर नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। अगर इस टाइप के जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इसको बोलते हैं कि दे आर इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन नंबर्स को कहा जाता है कि अगर हम सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग वाले टर्म को अगर माइनस करते हैं, जस्ट कंसेक्यूटिव वाले में अगर हम सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग वाले टर्म को माइनस कर दें, अगर हमें हर केस में सेम नंबर मिलता है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो माइनस करने पे जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो सेम है तो हम कहते हैं कि ये एपी में लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स हैं वो एपी में लिखा हुआ है। जैसे 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो भी 3, 14 में से 11 माइनस 3, 17 माइनस 14 3। अब हमेशा जो माइनस करेंगे हम सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे। सक्सीडिंग जो नंबर आगे होगा उससे जस्ट पीछे वाले नंबर को ही माइनस करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हम 8 में से 2 को माइनस कर दें, ऐसा नहीं करना है भाई। सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है, मतलब अगर हमने 8 लिया है तो 8 के जस्ट पहले वाला जो नंबर है उससे हमको माइनस करना होगा। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3। इस तरह से अगर जो हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर हम कहते हैं कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमारे एपी में लिखे हुए हैं। एक और एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से। अब ये भी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई? क्योंकि इसमें तो किसी भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कर लो, आंसर सेम आएगा। जैसे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 8 माइनस 6 करेंगे 2, 10 माइनस 8 करेंगे 2, 12 माइनस 10 करेंगे 2। हर केस में जो हमारा डिफरेंस है वो 2 ही आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारा कैसे हैं, किसमें है भाई? दे आर इन एपी, मींस दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब अगर हम ये बोले सपोज 1, 4, 7, 9, 11 डॉट 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 ऐसे करके लिखा है। सेम टाइप एग्जांपल हमने फर्स्ट वाले में ले लिया था। ठीक, तो इसमें देखो 1, 4, 7, 9, 11। अब तुम्हें पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है? तो देखो भाई, एपी में होने के लिए हमने क्या बताया कि सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है, यानी कि 4 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो
अब देखो भाई जो हमारा डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है जबकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो अगर जितने भी नंबर्स तुमको दिए गए हैं अगर उसमें से एक भी जगह हमारा डिफरेंस कुछ और आ रहा है तो फिर वो एपी में नहीं होगा। तो ये हम लिखेंगे दे आर नॉट इन एपी। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पे भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म की जो वैल्यू है वो अगर अलग आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एपी में नहीं है। ठीक है। अब कुछ भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, कोई भी नंबर सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, अगर उसमें क्लोज्ड सेट है इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। सपोज हमने एक ऐसा नंबर लिखा जिसमें बस यहीं तक है, 11 तक है, 1 से स्टार्ट होता है और 11 पे खत्म हो जाता है। सपोज कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया तो इसमें ये इनफाइनाइट तक तो नहीं जा रहा है, इसमें कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं। कैसे नंबर है भाई? 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास 5 नंबर है। एक 1 है, फिर दूसरा 4, तीसरा 7, चौथा 9 और पांचवा 11। मतलब कि अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है और उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं अगर उनको हम काउंट कर सकते हैं तो फिर ऐसी एपी को कहा जाता है फाइनाइट एपी। ठीक है। अगर किसी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अब भाई ये टर्म क्या होता है? जैसे ये 1 हमारा एक टर्म हुआ, 4 भी हमारा एक टर्म हुआ, 7 भी एक टर्म है, 9 भी एक टर्म है, 11 भी एक टर्म है। ठीक है ना। 1 जो होगा वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, पहला टर्म, 4 सेकेंड टर्म होगा, 7 थर्ड टर्म, 9 फोर्थ टर्म, 11 फिफ्थ टर्म और अगर आगे भी कोई टर्म होगा तो वो 6th टर्म, 7th टर्म ऐसे करके चलता जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फाइनाइट हैं या फिर काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके, ठीक ना, तो ऐसे एपीज को बोला जाता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर किसी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारे फाइनाइट हैं या फिर काउंटेबल हैं तो फिर ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं भाई? फाइनाइट एपी बोलते हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं, फाइनाइट है या फिर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको कि गिना ना जा सके। तो अगर वो या तो इनफाइनाइट हो या फिर वो अनकाउंटेबल हो तो ऐसे एपी को इनफाइनाइट एपी बोला जाता है। बात समझ में आया? अब देखो in any AP if succeeding minus preceding term, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग को माइनस करने पे जो हमारा नंबर मिलता है अगर वो पॉजिटिव है, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग जो नंबर आता है अगर वो हमारा पॉजिटिव नंबर है, जो डिफरेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उस एपी को इंक्रीजिंग एपी बोला जाता है भाई। उस एपी को इंक्रीजिंग एपी बोला जाएगा कि दोनों का जो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वो जो एपी है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए उसका नाम होता है इंक्रीजिंग एपी, मतलब वो बढ़ रहा है। इसी तरह इफ सक्सीडिंग
सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अगर हमारा नेगेटिव आता है, अगर सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है अगर वो नेगेटिव आता है यानी कि लेस देन 0 आता है तो फिर उस एपी को डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। क्लियर है? बात सुन रही है भाई? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग अगर पॉजिटिव है तो उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर हमारा नेगेटिव आता है उसको डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। और इफ सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर हमारा 0 आता है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग को माइनस करने पे अगर हमारा 0 आता है तो फिर उस एपी को कांस्टेंट एपी बोलते हैं भाई। कौन सा एपी बोलते हैं भाई? कांस्टेंट एपी बोलते हैं। देख लो भाई 3 टाइप का नाम है और 2 हमने पहले बताया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इन सब की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एक एक नंबर में डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या है, किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म, उसको स्मॉल ए से लिखा जाता है। इस चैप्टर में अगर कहीं पे भी तुमको स्मॉल ए लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है भाई? उस एपी के फर्स्ट टर्म को बताता है। ठीक है, और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, किसी भी एपी में सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इसको बोलते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म जो होता है उसको क्या बोला जाता है भाई? कॉमन डिफरेंस। और जैसे फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है उसी तरह ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि किस एपी में, जब सपोज एक एपी दिया हुआ है उसमें सपोज हमारे 6 टर्म है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने एक एपी बोला कि जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे भाई? n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स को इन जनरल स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। किसी एपी में कितने टर्म होंगे इसको इन जनरल किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें देखो तुम्हें फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहता है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहता है। मतलब फर्स्ट टर्म दिया है मतलब कि स्मॉल ए दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है। और सबसे पहले तुम्हें बोलता है कि इस एपी के 4 टर्म को लिखो। इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है ना? तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म अगर ए है तो पहला टर्म तो ए ही हो जाएगा हमारा उस एपी का। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हमेशा सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ा जाता है। जो भी प्रीसीडिंग टर्म होता है, जैसे अगर हमको दूसरा नंबर निकालना है तो हम उसके जस्ट पहले यानी कि पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को हम प्लस करते हैं और वो फिक्स नंबर कौन सा है? डी है। ठीक है, तो अगर हमको दूसरा टर्म निकालना है तो हम इस फर्स्ट टर्म में डी को
को प्लस करेंगे यानी कि a प्लस डी हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। बात समझ आ रही है? फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही होगा, लेकिन जो सेकेंड टर्म होगा वो हमारा a प्लस डी होगा। इसी तरह अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम फिर से अब सेकेंड टर्म में हम जोड़ेंगे। अब फिर से हम फर्स्ट में नहीं जाएंगे भाई, हमको अगर थर्ड निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो हम सेकेंड टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ेंगे और वो फिक्स्ड नंबर क्या है, फिर से हम डी ही जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो a प्लस डी में अगर हमने d को जोड़ दिया तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है? तो ये थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में हम किसको जोड़ेंगे, d को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है? तो इस तरीके से ये आगे चलता ही जाएगा। अगर सपोज हमको पांचवा टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फोर्थ टर्म में भी हम d प्लस कर देंगे, यानी कि वो कितना हो जाएगा भाई, a प्लस 4d हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी AP में तुम्हें सिर्फ a दिया है और तुम्हें सिर्फ d दिया है और तुम्हें उस AP को लिखने को कह रहा है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, पहला टर्म a, फिर दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d, पांचवा टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है? अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल बताएं कि अगर किसी AP का a जो है हमारा 1 है और d जो है वो हमारा 4 है, तो वो AP कौन सी होगी? अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमारा 4 है, तो वो AP क्या होगी उसको लिखना है। तो वो AP कैसे निकालेंगे वही, देखो a इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 हो गया, यानी कि 1 हो गया। अब कॉमा, अब सेकंड टर्म कैसे लिखें भाई, a प्लस d होता है, यानी कि a है 1, d है 4, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर अगर हमको थर्ड टर्म लिखना है तो अब हम सेकंड टर्म में यानी कि 5 में हम कितने को प्लस करेंगे भाई, इस d को प्लस करेंगे, यानी कि 4 को प्लस करेंगे। तो 5 में अगर हम 4 को प्लस कर दें तो 9 हो जाएगा। फिर आगे किसको, आगे अगर हमको टर्म चाहिए चौथा, तो कैसे आएगा भाई, इस 9 में हम 4 को प्लस कर देंगे 13, फिर क्या होगा 13 में 17, 21, 25, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है? अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में खाली ये कहा होता कि हमें सिर्फ 3 टर्म बताओ, तो 3 टर्म अगर बताना होता तो हम सिर्फ 1 से लेके 9 तक को लिखते। ठीक है? अगर हमें 4 टर्म लिखने को बोलता तो हम 1 से लेके 13 तक लिखते। बात समझ में आ रही है भाई? तो जितने टर्म्स हमको निकालने को बोलेगा उतना ही टर्म हम लिखेंगे, और अगर हमसे कुछ भी नहीं बोला है तो हम इसी तरह से 5-6 टर्म लिखेंगे, उसके बाद इंफिनिटी यानी कि डॉट 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 लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब आओ तो एक्सरसाइज 1 पे, पहली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? जो तुम्हें सिचुएशन दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट दिया हुआ है, तो चारों पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम से तुम्हें पहले तो नंबर्स को लिखना पड़ेगा समझ के, और उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि क्या वो AP बना रहा है या नहीं, और अगर AP बना रहा है तो क्यों। तो चलो पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें कह रहा है कि टैक्सी के फेयर की बात किया है इसमें
कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए जो हमारा किराया है, फेयर है, वो 15 रुपये है, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर पहले किलोमीटर का 15 रुपया है तो दूसरे किलोमीटर का 2 किलोमीटर कितना होगा, 15 में 8 रुपया हम जोड़ देंगे, यानी कि 23 हो जाएगा। फिर अगर हमें 3 किलोमीटर चला है तो 23 में 8 जोड़ देंगे, यानी कि 31। फिर 31 में 8 जोड़ देंगे 39, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर कोई तुम्हें ये नंबर दे के पूछे कि क्या ये एपी में है, तो क्या बोलेंगे भाई, है या नहीं, बोलो। है, तो ये एपी में है। अब ये क्यों एपी में है, क्योंकि सक्सेसिव माइनस क्या भाई, प्रीसीडिंग, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम आ रहा है, यानी कि 8 है, 23 में से 15 को माइनस किया, 8 आया। फिर 31 में से 23 को माइनस किया तो 8 आया। 39 में से 31 को माइनस किया तो 8 आया। ठीक है, तो हर केस में जो हमारा डिफरेंस है वो 8 आ रहा है, यानी कि जो हमारा स्मॉल डी है वो 8 आ रहा है। तो इसलिए ये जो है पहला जो केस है वो हमारा एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। The amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कि amount of air present in cylinder, एक सिलेंडर है उसमें कितना एयर बचा है, उसके बारे में क्या कह रहा है कि जब एक वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में से जितना भी उसमें एयर है, गैस है, हवा है, उसका 1/4 वो निकाल लेता है। ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। उस सिलेंडर में जितनी भी हवा है उसका जब 1/4 निकाल लेता है तो उस सिलेंडर में जितनी एयर बचती है उसको, उसके बारे में कह रहा है कि वो एपी में है या नहीं। तो अगर सबसे पहले फर्स्ट टाइम की बात करें तो उसमें हमारा एयर सपोज पूरा फुल है, तो फुल है इसका मतलब उसको हम 1 मान लेंगे। ठीक, अब सेकंड केस में कह रहा है कि इस फुल का यानी कि 1 का 1/4 वैक्यूम पंप खींच के बाहर निकाल लेता है। तो अगर 1 में से 1/4 बाहर निकाल लिया तो बचा कितना उसमें, 1 में से हम 1/4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 3/4। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेकंड टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3/4। अब इसके बाद अब तो हमारे पास इतना ही एयर बचा है। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, वैक्यूम पंप अब इस 3/4 का 1/4 खींच के बाहर निकालेगा। तो 3/4 का 1/4 यानी कि 3/4 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 3/16। मतलब वो वैक्यूम पंप 3/16 एयर बाहर निकालेगा। तो अगर 3/16 एयर बाहर निकालेगा तो बचेगा कितना, 3/4 था उसके पास, उस सिलेंडर में 3/4 था, उसमें से वैक्यूम पंप ने अब 3/16 बाहर निकाल लिया। तो 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, 4 4 16, 12 माइनस 3 यानी कि 9/16। ठीक है, अब अगर हमको चौथा टर्म निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, जितना हमारे पास है उसका 1/4 यानी कि 9/16 हमारे पास था, उसका 1/4 यानी कि ये हो गया 9/64। अब हम क्या करेंगे, अब कितना अमाउंट हमारा एयर बचा है उसके लिए हमारे पास 9/16 था, उसमें से माइनस कर दिया हमने 9/64 को। तो 16 और 64 का एलसीएम 64, 16 4 64 ये हो जाएगा 36 माइनस 9 यानी कि 27/64। तो ये हो जाएगा 27/64।
इस तरीके से आगे चलेगा, ठीक है ना। अब ये नंबर आ गया। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्या ये एपी में है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, ये एपी में है या नहीं, कैसे पता करेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है। तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर आपको करना हो तो देखो 3/4 माइनस 1 कितना आएगा भाई, -1/4, ठीक है। इसी तरह 9/16 माइनस 3/4, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग फिर से करें तो 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो 9 माइनस 12 ये हो जाएगा -3/16। अब देखो आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहले सेकंड और फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमें -1/4 मिल रहा है, जबकि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस किया तो -3/16 मिल रहा है। तो जो डिफरेंस है वो हमारा बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो चूंकि डिफरेंस हमारा चेंज हो गया, इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा एबी में नहीं होगा, नॉट इन एबी। बोलो समझ में आ रहा है कि क्यों ये एबी में नहीं है, ठीक है। अब आगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुएं को खोदना है, उसके कॉस्ट की बात किया, उसके खर्चे की बात किया है कि आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर 1 मीटर खोदने के बाद व्हेन इट कॉस्ट ₹150, मतलब पहले मीटर खोदने का जो कॉस्ट है वो 150 रुपया है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जो पहला 1 मीटर है उसको खोदने का जो हमारा कॉस्ट है वो 150 रुपए है, और उसके बाद 1 मीटर के बाद हर 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 50 रुपया के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर हमने 1 मीटर उस कुएं को खोदा है तो 150 रुपया लगेगा। अगर हमने 2 मीटर खोदा है तो इस 150 में 50 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी कि 200 रुपए लगने लगेंगे। और अगर सपोज हमने 3 मीटर खोदा तो 250, 4 मीटर खोदे तो 300, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। तो अब देख के सिंपल ये बता दो, क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है भाई, 150, 200, 250, 300, 350, क्या ये एबी में है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि स्मॉल डी है वो हमारा 50 है, हर केस में 50 है, मतलब जो हमारा डिफरेंस है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वो हमारा कितना है, सेम है, कॉमन है, और वो 50 है। इसलिए ये जो होगा थर्ड पार्ट वो हमारा एबी में होगा। क्लियर। चौथा पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी देता है तो उसमें हर साल जो हमारा मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। पहले साल जितना इंटरेस्ट होगा ये दूसरे साल के एंड में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेम रहता है, चाहे तुम कितना भी साल ले लो, चाहे 2 साल, 4 साल, 10 साल, वो कितने भी साल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा प्रिंसिपल सेम होने की वजह से हर साल जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेम आता है, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर 1 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें हम इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। और जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है,
वो पहले साल के मुकाबले बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो जब भी इस क्वेश्चन में जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया है तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का काम करेगा, और चूंकि इंटरेस्ट यहाँ पे अलग अलग होगा हर साल के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम ना होने के कारण, इंटरेस्ट सेम ना होने के कारण ये जो है एपी में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, मतलब फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो हम लिखेंगे नॉट इन एपी। क्लियर। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तुम्हें एपी के पहले 4 टर्म को लिखना है, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। When the first term A and the common difference D are given as follows। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें A दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि D दिया हुआ है। तो D क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें A दिया हुआ है +10 और D कितना दिया हुआ है भाई +10। तो हमने अभी इसके पहले बताया था कि अगर A दिया है और D दिया है और तुम्हें AP लिखने को कह रहा है तो किस तरीके से लिखते हैं। पहला टर्म A होता है, दूसरा टर्म A + D, तीसरा होता है A + 2D, और चौथा यहाँ पे 4 ही टर्म की बात किया है तो हम 4 टर्म ऐसे लिख देंगे। तो A की जगह फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 दिया हुआ है, इसका मतलब A की जगह हम 10 लिखेंगे। फिर A + D यानी कि A 10 है, D भी 10 है, तो 10 में 10 को प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा। फिर A + 2D यानी कि 20 में हम A + 2D, तो A कितना है भाई हमारा 10 + 2 × D की जगह 10। फिर आगे A है हमारा 10 + 3 × D की जगह 10, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40। क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के चारों टर्म्स। अब सेकंड टर्म, सेकंड पार्ट में क्या कर दिया है भाई A और D। A = -2 और D = 0। अब देखो D हमारा 0 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये जो हमारा कैसा टर्म होगा वो कैसा एपी होगा भाई, ये हमारा कांस्टेंट एपी होगा। तो 4 टर्म होंगे A + D, A + 2D और A + 3D। तो A की जगह हमने रख दिया -2, A + D यानी कि -2 + 0, फिर A + 2D यानी कि -2 + 2 × 0 और -2 + 3 × 0। तो ये हो गया -2, -2 + 0 भी -2 ही हुआ, ये 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी -2 ही रहेगा और ये भी -2 ही रहेगा। तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों के चारों टर्म्स जो हैं वो -2 ही होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी टर्म हैं सब सेम ही होते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में A = 4 और D = -3। ठीक है। तो अब देखो A + D, A + 2D, A + 3D। तो A की जगह पे 4 हो गया, फिर 4, D की जगह -3, फिर A + 2D यानी कि 4 + 2 × -3 और फिर 4 + 3 × -3। ये हो गया 4, 4 - 3 1, ये हो जाएगा 4 - 6, 4 - 9, तो 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, ये हमारा एपी हो जाएगा। अब देखो ये जो एपी के जो टर्म्स हैं वो हमारे धीरे धीरे
-2 हो गया, फिर और घट के -5 हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा एपी हुआ भाई? ये डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है ये है हमारा। और डिक्रीजिंग एपी कब होता है? जब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो? माइनस में, नेगेटिव हो। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब a कितना दिया है? a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a की जगह -1, a प्लस d यानी कि -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये हो गया -1 प्लस 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस 1 हो जाएगा और इधर -1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा -1। अब -1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा -1/2। जोड़ेंगे अगर हम 2 और 1 कैंसिल लेंगे कितना ही आएगा? -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और -1 प्लस 3/2, फिर एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1/2। ठीक है, तो अब देखो पहला टर्म हो जाएगा -1, फिर दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। अब देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है? ये जो है भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले नेगेटिव में था, फिर उससे कम नेगेटिव हुआ, फिर उससे और बढ़ के 0 हुआ, फिर उससे और बढ़ के 1/2 हो गया। तो ये जो है हमारा इंक्रीजिंग एपी है। ये जो एपी है वो हमारा बढ़ रहा है। और ये इंक्रीजिंग एपी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा डी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, a is equal to -1.25, a is equal to -1.25 और d is equal to -0.25। ठीक है, तो फिर से वही a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a की जगह हमने रख दिया -1.25, फिर -1.25 प्लस d यानी कि माइनस में है तो -0.25, फिर -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, फिर चौथा टर्म हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, ये होगा -1.25, ये हो जाएगा -1.50, फिर माइनस, अब देखो 2 इंटू -0.25 होगा -0.50 और -0.50 और -1.25 मिलकर हो जाएगा -1.75। ठीक है, और देखो भाई ये 3 का -0.25 इंटू करेंगे तो -0.75 होगा और इसको अगर हम -1.25 में ऐड करेंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे चारों टर्म्स होंगे। पहला होगा -1.25, दूसरा होगा -1.5, तीसरा होगा -1.75 और चौथा होगा हमारा -2। अब इसमें भी देखो ये जो टर्म है ये हमारे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो देखो भाई ये जो टर्म्स है ये हमारे घट रहे हैं, क्योंकि माइनस में अगर जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसको हम डिक्रीज मानेंगे, घटता हुआ मानेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा एपी होगा वो डिक्रीजिंग एपी होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर डिक्रीजिंग एपी होने की वजह से यहाँ पे जो है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी हमारा नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो चलो आज यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज खत्म हुआ। अब इसके आगे का जो है क्वेश्चन नंबर 3 से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो।